राबड़ी देवी को अब 10 सर्कुलर रोड क्यों खाली करना होगा, यह खबर आप तक पहुंचाएंगे। अनंत सिंह की मुश्किलें कम होंगी या बढ़ेंगी, क्या है पूरी खबर, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर के मायने भी समझाएंगे। बंगाल में सख्ती, बिहार में चिंता क्यों, घुसपैठियों पर एक्शन वाली खबर के पीछे की खबर क्या है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और ठनका गिरने से बिहार में कितनी मौतें हुई हैं, यह खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं। बिहार की पूर्व सीएम और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को एक बार फिर नोटिस मिला है। नोटिस 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को लेकर, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। इससे पहले भी राबड़ी देवी को कई बार आवास खाली करने को लेकर नोटिस मिल चुका है, लेकिन अब तक आवास खाली नहीं हुआ। बिहार की राजनीति में हमेशा से चर्चा में रहने वाला 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर से सुर्खियों में है। लंबे समय तक राबड़ी देवी के पास रहा यह आवास अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। साथ ही विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस दिया है। 10 सर्कुलर रोड की जगह राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किए गए हैं। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के रूप में ये 39 हार्डिंग रोड जो है वो आवंटित हुआ है और राबड़ी देवी को अब इसी आवास में आना होगा। अगर वो आती हैं तो इस आवास में वैसे कह सकते हैं कि रंग रोगन और बाकी जो काम है वो आगे किया जाएगा। हालांकि ये आवास, इस आवास में अभी कोई मौजूद नहीं है। भवन निर्माण विभाग के नोटिस के बाद राबड़ी देवी के इस बंगले से विदाई तय हो गई है। आरजेडी के सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले 10 सर्कुलर रोड में लालू यादव और राबड़ी देवी अब नहीं रहेंगी। वहीं राबड़ी देवी को एक बार फिर बंगला खाली करने के नोटिस के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। माननीय मंत्री नंद किशोर राम जी हैं, उनके नाम से वो 10 सर्कुलर रोड उनके नाम से किया गया है, अलॉट किया गया है। ये पहले ही जो माननीय विपक्ष की नेता विधान परिषद की आदरणीय राबड़ी देवी जी के नाम से 25 नवंबर 2025 में ही 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया। तब स्वाभाविक है कि विभाग नियमानुसार प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है। करीब 20 साल से 10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित पता माना गया है। इस बंगले से लालू परिवार का गहरा नाता है, लेकिन अब इस बंगले में राबड़ी देवी नहीं रहने वाली हैं। बंगला मंत्री नंद किशोर राम के नाम आवंटित हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए अब खबर को विस्तार से समझते हैं। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का फाइनल नोटिस मिल चुका है। 10 सर्कुलर रोड खाली करने का यह फाइनल नोटिस राबड़ी देवी तक आ चुका है। अब 10 सर्कुलर रोड मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी को पहले ही 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट कर दिया गया है। इसमें समझने वाली बात यह है कि राबड़ी देवी का पता अब तक 10 सर्कुलर रोड ही रहा है, लेकिन अब उनका पता 39 हार्डिंग रोड हो जाएगा। चूंकि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का फाइनल नोटिस मिल चुका है, जिसके बाद इस नोटिस की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है और शुरू से समझना बहुत जरूरी है। 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया और 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिया गया। 25 दिसंबर 2025 को ही 10 सर्कुलर रोड से रात के समय कुछ सामान ले जाने की वीडियो सामने आई, जिसके बाद 10 सर्कुलर रोड खाली करने की चर्चा तेज हो गई। कहा जाने लगा कि लालू परिवार जल्दी ही ये बंगला खाली कर देगा। इसके बाद जनवरी 2026 में एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड की चर्चा तेज हुई। खरमास के बाद शिफ्टिंग की खबरें आई, या कहें कि कयासबाजी चलने लगी। इसके बाद 4-5 मई 2026 को भी भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने का दूसरा सरकारी निर्देश दिया। संभवतः 18-20 मई तक बंगला पूरी तरह से खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। अब 29 मई को
राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का फाइनल नोटिस दे दिया गया है और इसके साथ ही नए मंत्री को 10 सर्कुलर रोड बंगला आवंटित कर दिया गया है। ये जो बंगला है वो लालू फैमिली के लिए क्यों खास है, क्यों इतनी दिलचस्पी लालू फैमिली की इसमें है, वो भी आपको समझाते हैं। राबड़ी देवी इस आवास में 20 सालों से रह रही थी। 16 जनवरी 2006 से अब तक राबड़ी देवी का सरकारी पता 10 सर्कुलर रोड ही रहा है। 20 साल से लालू परिवार यहां रह रहा है। 20 साल बाद आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो चुकी है। इस सियासत पर भवन निर्माण विभाग का क्या कुछ कहना है, उसकी क्या सफाई है, वो भी समझिए। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया था। जब राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बनी, यानी कि जब उनकी सरकार चली गई 2006 में और वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गई, उसके बाद 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला था, उन्हें आवंटित किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री के नाते। राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर है। नेता प्रतिपक्ष के कोटे से 39 हार्डिंग रोड आवंटित हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे, चलेंगे मोकामा विधायक अनंत सिंह पर दर्ज आर्म्स एक्ट मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। मीरगंज के सेमराव गांव का पूरा मामला है, जहां जनेऊ कार्यक्रम में हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। इस कार्यक्रम में अनंत सिंह भी पहुंचे थे। 30 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। सवाल है कि अनंत सिंह की मुश्किलें कम होंगी या मुश्किलें और बढ़ेंगी। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। वायरल वीडियो ने बढ़ाई अनंत सिंह की टेंशन। अब सीआईडी करेगी हथियार प्रदर्शन का इंस्पेक्शन। 2-3 मई की ये वायरल तस्वीरें एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इसलिए कि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। सरकार ने अब इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज पुलिस ने बिहार सीआईडी को केस ट्रांसफर भी कर दिया है। पुलिस सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज पुलिस ने इस केस को सीआईडी को सौंप दिया है। सीआईडी अब नए सिरे से इस केस की जांच करेगी। बता दें कि मीरगंज थाने के सिमराव गांव में बीते 2-3 मई को अनंत सिंह गुंजन सिंह के यहां जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां समर्थकों का हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। मीरगंज पुलिस ने इसी मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया। इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को 15 मई तक उपस्थित होकर हथियारों की जांच कराने के नोटिस दिए थे, लेकिन विधायक और उनके समर्थक हथियार और उसके लाइसेंस के साथ उपस्थित नहीं हो पाए। इसके बाद पुलिस ने 2 नई धाराओं को एफआईआर में जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। दोनों धाराओं को लेकर न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया और केस को सीआईडी को सौंप दिया है। हालांकि गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कल यानी कि 30 मई को अग्रिम जमानत के बिंदु पर सुनवाई भी होनी है। एक और जहां इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है, दूसरी तरफ गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट में 30 मई को अग्रिम जमानत के बिंदु पर सुनवाई होनी है। फिलहाल कोर्ट के इस अंतरिम राहत के चलते उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन अब सबकी निगाहें सीआईडी जांच और कोर्ट की सुनवाई पर टिक गई हैं। देखना होगा कि अनंत सिंह की मुश्किल कम होती है या और बढ़ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए पूरी खबर समझते हैं। अनंत सिंह की मुश्किलें कम होंगी या फिर बढ़ेंगी, इस खबर को समझने के लिए हथियार प्रदर्शन वाले मामले का पूरा घटनाक्रम समझना जरूरी है। तारीख थी 2 से 3 मई 2026, जब गोपालगंज के सेमराव गांव में जनेऊ कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मोकामा विधायक अनंत सिंह भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम से जुड़ा डांस और हथियार प्रदर्शन के कुछ वीडियो वायरल हुए। इसके बाद मीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और अनंत सिंह समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद आरोपियों से पुलिस ने हथियार और लाइसेंस मांगे। अनंत सिंह ने केस को साजिश बताया। कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। पहली सुनवाई में राहत नहीं मिली। 30 मई तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक है। पुलिस ने नई धाराएं जोड़ने की तैयारी की है और अब 29 मई 2026 को खबर आई है कि बिहार सरकार ने
केस सीआईडी को सौंप दिया है। यही नहीं, गोपालगंज पुलिस भी पूरे केस फाइल सीआईडी को सौंप चुकी है, यानी अब सीआईडी ही मामले की जांच करेगी। हथियार प्रदर्शन वाले मामले में आगे किन किन बातों पर नजर रहेगी वो भी समझ लीजिए। बैलिस्टिक रिपोर्ट पर नजर रहेगी, हथियारों की वैधता है या नहीं है इस पर नजर रहेगी, एफएसएल रिपोर्ट पर नजर रहेगी, वीडियो की असलियत पर नजर रहेगी, क्योंकि ये फंसाने की साजिश का आरोप अनंत सिंह लगा चुके हैं। ऐसे में वीडियो की असलियत क्या है, ये ठीक वीडियो है, इसकी पुष्टि की जाएगी। 30 मई को कोर्ट में सुनवाई है। अब ये सब केस की दिशा तय करेंगे। चलेंगे बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर प्रहार शुरू हो चुका है। अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान और उन्हें खदेड़ने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बंगाल से भागकर ये घुसपैठिए बिहार के सीमांचल जैसे इलाकों में ठिकाना तलाश सकते हैं। लिहाजा सीमांचल के इलाकों में सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि सीमांचल में भी घुसपैठियों को बाहर करने की आवाज बुलंद होने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया है कि घुसपैठियों को चुन चुनकर भगाएंगे। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। बांग्लादेशियों पर एक्शन से सीमांचल पर बड़ा दबाव। बंगाल में सख्ती, बिहार में बड़ी चिंता। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर बिहार के सीमांचल में सियासत और सुरक्षा दोनों के केंद्र में है। पश्चिम बंगाल में चल रही सख्ती के बाद अब पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जैसे सीमावर्ती जिलों में हलचल तेज हो गई है। आशंका है कि पश्चिम बंगाल से खदेड़े जा रहे घुसपैठिए सीमांचल का रुख कर सकते हैं, जिससे डेमोग्राफी, संसाधनों और सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को घुसपैठियों की पहचान कर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। 14-12 बरस से केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप चिन्हित भी नहीं कर पाए कि कितने घुसपैठी जो है अभी तक जो है इंडिया में प्रवेश किन किन राज्यों में किए हैं, इसका चिन्हित आप किए हैं आज तक, संख्या जानते हैं। कटिहार, जो बंगाल और बांग्लादेश से रेल कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ा है, संवेदनशील जोन माना जाता है। यहाँ के लोगों में डर है कि अगर बंगाल में सख्ती बढ़ी तो घुसपैठिए चोरी छिपे इस रास्ते सीमांचल में दाखिल हो सकते हैं। अररिया के सीमावर्ती गांव में भी इस मुद्दे की गूंज है, जहां पहले बांग्लादेशी नागरिकों के छिपे रहने और पहचान छिपाने के मामले सामने आ चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अभी सख्ती नहीं की गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। हालांकि प्रशासन फिलहाल सतर्क है और अधिकारियों का कहना है कि अभी कोई विशेष निर्देश नहीं मिला है, लेकिन सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। जिस तरह से घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हुआ है, उससे साफ है इनकी पहचान होगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और कटिहार से सुब्रत के साथ अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। तो बंगाल में सख्ती, बिहार में चिंता क्यों, वाली इस पूरी खबर को समझिए। इसको समझने से पहले घुसपैठियों पर अमित शाह का संदेश क्या है उसे समझाते हैं। अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठिए जहां से आए हैं खुद वापस चले जाएं, सरकार घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। हर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। ममता सरकार में हर दिन घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठिए खुद ही वापस लौटने लगे हैं। शिवेंदु सरकार ने 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को दी है। यही नहीं, घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत 7 दिन के भीतर बंगाल में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है। बांग्लादेश
बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। जल्द ही देश भर में आईडी पहचान अभियान चलेगा। सीमावर्ती जिलों के लिए 360 डिग्री सुरक्षा मॉडल लागू हो चुका है। अब समझिए कि पश्चिम बंगाल में सख्ती के बाद आखिर बिहार में घुसपैठिए कैसे संभव हो सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ होती रही है और एक बार फिर संभव है। झारखंड से भी बिहार में घुसपैठ संभव है। इसी तरह सीमांचल का जो संवेदनशील इलाका है, वहां नेपाल की जो खुली हुई सीमा है, वहां से घुसपैठ हो सकती है और जहां पहले भी घुसपैठें होती रही हैं। अब समझिए कि बंगाल से सटे बिहार के कौन कौन से जिले हैं जहां से बिहार में घुसपैठ होने का खतरा है। वो जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, जिन्हें सीमांचल भी हम कहते हैं। झारखंड के बिहार से सटे हुए जिलों की जानकारी भी ले लीजिए जहां से घुसपैठ हो सकती है। रोहतास, जिसकी सीमाएं झारखंड से भी लगती हैं और उत्तर प्रदेश से भी लगती हैं। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये वो 8 जिले हैं जो झारखंड से बिहार के साथ सीमाएं हम शेयर करते हैं। अब आइए घुसपैठ से जुड़े हुए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2014 से 2025 तक 8,632 घुसपैठ की कोशिशें हुई और 21,407 लोग गिरफ्तार हुए। अब यह भी समझिए कि बांग्लादेशी नागरिकों का निर्वासन कब कब हुआ है, यानी वापस भेजे जा चुके हैं, तो वो 2024 में 995 लोगों का निर्वासन हुआ, जबकि अप्रैल 2026 तक यह आंकड़ा 2025 के मुकाबले 100 लोग निर्वासित किए गए। 2025 में अप्रैल तक यह आंकड़ा 2025 के अप्रैल तक का मैं आपको बता रहा हूं। अब किस साल भारत बांग्लादेश सीमा पर कितने लोग पकड़े गए वो भी समझ लीजिए। MHA यानी कि गृह विभाग के अनुसार 2023 में 1,547 घुसपैठिए पकड़े गए, 2024 में 1,695 घुसपैठिए पकड़े गए, जबकि जुलाई 2025 तक 723 घुसपैठिए पकड़े गए। बिहार में, अब बिहार की बात करेंगे, भीषण गर्मी की बात करेंगे। बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है, लेकिन यह राहत अपने साथ बहुत बड़ा दर्द लेकर आई। बीते 24 घंटे में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत सूबे के 17 जिलों में आसमान से राहत की बारिश तो बरसी, लेकिन इसी बीच कुदरत का ऐसा कहर भी टूटा जिसने 9 परिवारों को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया, दर्द दिया। राहत की फुहार या दुखों का पहाड़? एक तरफ बारिश की राहत, दूसरी तरफ मातम की आहट। कहीं बरसी खुशियां, कहीं बरपा कहर। बिहार, जहां पिछले कई दिनों से आसमान आग बरसा रहा था, धरती तप रही थी और लोग बारिश की एक एक बूंद को तरस रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटे में मौसम ने अचानक से करवट ली और पूरे बिहार में जमकर बारिश हुई। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 17 जिलों में काले बादल छाए, तेज हवाएं चली और फिर आसमान से राहत की बारिश उतरी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्य के अलग अलग हिस्सों की हैं। जहां एक तरफ आसमान ने राहत की बारिश की, वहीं दूसरी तरफ इसी आसमान से काल बनकर बरसी बिजली ने बिहार के कई घरों में अंधेरा कर दिया। आसमान से गिरे इस ठनके ने पल भर में खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। इस दुखद हादसे के बाद अब मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूरी तरह अलर्ट पर है। लोगों से लगातार अपील जारी है कि वे खराब मौसम में घरों से बाहर न निकलें और खेतों या पेड़ों के नीचे शरण न लें। बिहार के लोग अब असमंजस में हैं। इस बारिश पर मुस्कुराएं या अपनों को खोने के इस गम में आंसू बहाएं। राहत की इस बारिश ने जमीन की प्यास बुझा दी, लेकिन कई हंसते खेलते परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।